नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में। आज 7 अक्टूबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज के समाचारों की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है उसका टाइटल है एससी डिसाइड्स टू हियर केस ऑन यूपी वायलेंस टुडे। चलिए इसे पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी हिंसा पर मामले की सुनवाई का फैसला किया। एक महत्वपूर्ण कदम में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लखीमपुर खीरी हिंसा और मौतों का स्वतः संज्ञान लिया और मामले को अगले 24 घंटों में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ गुरुवार को स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करेगी। सीजीआई के साथ बेंच पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली होंगे। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसद अजय कुमार मिश्रा के काफिले के कारण जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें से 4 कथित तौर पर किसान थे, मध्य उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। मरने वालों में से एक पत्रकार भी शामिल है। शीर्ष अदालत शायद ही कभी मुद्दों या घटनाओं को अपने गति से लेती है, जब तक कि वे इस तरह के परिणाम या गंभीरता के ना हों कि उनकी अनदेखी करने के सार्वजनिक हित, मूल अधिकार और देश की अंतरात्मा प्रभावित हो। अदालत के फैसले को अब इन रे वायलेंस इन लखीमपुर खीरी यूपी लीडिंग ऑफ लाइफ शीर्षक से लेने का फैसला अदालत की एक बेंच द्वारा किसानों के निकायों पर हमला करने के 48 घंटे बाद आता है, जो उनके विरोध को खेत के खिलाफ जोड़ता है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के लिए कानून होना चाहिए। जस्टिस ए.एम. खानविलकर के नेतृत्व वाली उस बेंच ने कहा था कि जब लखीमपुर खीरी जैसी घटनाएं होती हैं तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। न्यायमूर्ति खानविलकर ने 4 अक्टूबर को कहा था कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे मौतें होती हैं, संपत्ति का नुकसान होता है, तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है यूएस एक्सप्रेसेस अनईज ओवर S-400 डील। तो चलिए इसे पढ़ें। S-400 सौदे पर अमेरिका ने जताई नाराजगी। भारत और अमेरिका अफगानिस्तान और इस क्षेत्र के लिए आतंकवाद से खतरे पर एक ही पृष्ठ पर हैं। अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेंडी शेरमन ने कहा, दोनों देश और दुनिया के लिए साझेदारी अति आवश्यक है। भारत को रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम की आसन्न डिलीवरी पर एक असहमतिपूर्ण टिप्पणी करते हुए, हालांकि सुश्री शर्मन, जिन्होंने इस सौदे को खतरनाक बताया, ने आशा व्यक्त की कि दोनों पक्ष संभावित से उत्पन्न होने वाले मुद्दे को समाधान कर सकते हैं। सुश्री शर्मन ने बुधवार को पत्रकारों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में द हिंदू के एक सवाल के जवाब में कहा कि हम किसी भी देश के बारे में काफी सार्वजनिक रहे हैं जो S-400 का उपयोग करने का निर्णय लेता है। हमें लगता है कि यह खतरनाक है और किसी के सुरक्षा हित में नहीं है। सुश्री शर्मन ने बुधवार को पत्रकारों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में ऐसा बताया था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारी भारत के साथ एक मजबूत साझेदारी है। हम आगे के तरीकों के बारे में बहुत ही विचारशील होना चाहते हैं। हम दोनों देशों के बीच चर्चा करके समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में बातचीत से इस मुद्दे को भी हल किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार सुश्री शर्मन, जिन्होंने बुधवार को NSA अजीत डोभाल और विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात की, ने भी विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला के साथ अपनी बातचीत के दौरान S-400 की खरीद को उठाया। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने पुष्टि की कि 2018 में हस्ताक्षरित $5.43 बिलियन S-400 सिस्टम डील ट्रैक पर है और पहली रेजिमेंट को इस साल के भीतर शामिल किए जाने की उम्मीद के एक दिन के बाद उनकी टिप्पणी आई है। यह 2021 दिसंबर के अंत तक। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है नीट एसएस न्यू पैटर्न प्लान ड्रॉप्ड तेज। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। नीट एसएस का नया पैटर्न प्लान गिरा, सरकार ने कहा। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने नवंबर में होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा सुपर स्पेशलिटी नीट एसएस 2021 के लिए एक नया पैटर्न लागू करने के अपने फैसले को रद्द कर दिया है। इस
शैक्षणिक वर्ष के अंतिम समय में अचानक नए पैटर्न को पेश करने के तरीके के लिए अदालत की आलोचना का सामना करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी के प्रतिनिधित्व वाले केंद्र ने कहा कि नए पैटर्न के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया गया था। नवंबर 2021 की परीक्षा मौजूदा पैटर्न का पालन करेगी। उन्होंने कहा, आपके आधिपत्य और छात्रों के हित के सम्मान में केंद्र ने फैसला किया है कि संशोधित योजना 2022 से लागू की जाएगी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है WHO recommends फर्स्ट एंटी मलेरियल वैक्सीन। तो चलिए इसे पढ़ें। WHO ने पहले मलेरिया रोधी टीके की सिफारिश की। एक ऐतिहासिक कदम में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बुधवार को पहले मलेरिया रोधी टीके का समर्थन किया, क्योंकि मानव और मच्छर वेक्टर के बीच दशकों से चली आ रही लड़ाई में मानव जाति एक महत्वपूर्ण मोड़ में प्रवेश कर दी है। सोशल मीडिया पर लाइव हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा कि बच्चों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित मलेरिया वैक्सीन विज्ञान, बाल स्वास्थ्य और मलेरिया नियंत्रण के लिए एक सफलता है। इस टीके का उपयोग मौजूदा के शीर्ष पर करना मलेरिया को रोकने के उपकरण हर साल हजारों युवाओं की जान बचा सकते हैं। WHO ने कहा कि वह उप सहारा अफ्रीका में और मध्यम से उच्च पी फॉल्सीपेरम मलेरिया संचरण वाले अन्य क्षेत्रों में बच्चों के बीच RTS SAS01 RTS मलेरिया वैक्सीन के उपयोग सिफारिश कर रहा था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है केमिस्ट्री नोबेल फॉर वर्क ऑन कैटालिसिस। चलिए इसे पढ़ते हैं। उत्प्रेरकों पर काम करने के लिए रसायन विज्ञान नोबेल। जर्मनी के बेंजामिन और अमेरिका के डेविड मैकमिलन ने बुधवार को अणुओं के निर्माण के लिए एक उपकरण विकसित करने के लिए नोबेल रसायन पुरस्कार जीता, जिसने रसायन विज्ञान को पर्यावरण के अनुकूल बनाने में मदद की है। उनके उपकरण का उपयोग रासायनिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, जो दवाओं के अनुसंधान पर एक बड़ा प्रभाव डालते हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है दिल्ली गवर्नमेंट कैंपेन अगेंस्ट डस्ट पोल्यूशन टू स्टार्ट टुडे। चलिए इसे पढ़ते हैं। धूल प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार का अभियान आज से शुरू। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार 7 से 29 अक्टूबर तक धूल रोधी अभियान चलाएगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि निरीक्षण के लिए 30 से अधिक टीमों का गठन किया गया है। सरकार ने सभी निर्माण स्थलों को 14 नियमों का पालन करने की सूची भी जारी की। इनमें से अधिकांश नियम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मौजूदा दिशा निर्देशों का हिस्सा हैं, जिनका पालन सभी निर्माण स्थलों को साल भर करना होता है। आज हमने DPCC दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के इंजीनियरों और ग्रीन वॉर रूम के ग्रीन मार्शल के साथ एक संयुक्त बैठक की। हमने तय किया है कि धूल प्रदूषण से प्राथमिकता के आधार पर लड़ा जाएगा। 7 से 29 अक्टूबर तक हम दिल्ली में धूल विरोधी अभियान पूरी ताकत से चलाएंगे। सर्दियों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने से पहले दिल्ली सरकार ने पिछले साल भी इसी तरह का अभियान चलाया था। अधिकारियों के मुताबिक नियम नए नहीं हैं, लेकिन सरकार अभियान के दौरान इन्हें लागू करने और अनुपालन बढ़ाने के लिए और अधिक जनशक्ति लगाएगी। हमारी टीम निर्माण स्थलों का निरीक्षण करेगी और स्थिति की निगरानी करेगी। इस अभियान का पहला चरण कल से शुरू होकर 29 अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि आज, चूंकि ये कल की न्यूज है, लिए आज से ये अभियान 30 अक्टूबर तक चलेगा। इसके लिए कुल 31 टीमों का गठन किया गया है। इनमें से DPCC इंजीनियरों 17 टीमें विभिन्न जिलों में काम करेंगी और ग्रीन मार्शल की 14 टीमें मोबाइल वैन के साथ काम करेगी। उन्होंने निर्माण गतिविधियों में लगे रहने के दौरान नियमों का पालन नहीं करने वाली सरकारी एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। श्री राय ने कहा कि यदि हम देखते हैं कि कोई विभाग उपयुक्त कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। यदि विभाग 2 दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस को स्पष्ट करने में असमर्थ है, तो उन्हें दंडित किया जाएगा। उल्लंघन के मामले में यदि कोई भूखंड 100 वर्ग मीटर तक का है, तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। 100-200 वर्ग मीटर के लिए जुर्माना 20,000 रुपए तक हो सकता है, और यदि 20,000 वर्ग मीटर से ऊपर है, तो सरकार 5 लाख रुपए या उससे अधिक का जुर्माना भी लगा सकती है। शहर में वायु प्रदूषण सर्दियों के दौरान बढ़
जाता है। मुख्यतः पड़ोसी राज्यों में पलारी जलाने के संयुक्त प्रभाव और जलवायु परिस्थितियों के कारण जो हवा की गति और मिश्रण की ऊंचाई को कम करता है, बदले में प्रदूषकों को फंसाता है। सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सर्दियों के दौरान प्रदूषण से निपटने की योजना की घोषणा की और धूल प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई का एक हिस्सा है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है DU इश्यूज गाइडलाइंस ऑन इंक्लूजन ऑफ स्टेट बोर्ड सब्जेक्ट इन कट ऑफ कैलकुलेशन। चलिए इसे पढ़ते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्टेट बोर्ड के विषयों को कट ऑफ कैलकुलेशन में शामिल करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। पहली कट ऑफ सूची के तहत विभिन्न स्नातक कार्यक्रमों में DU में के तीसरे दिन विश्वविद्यालय को करीब 59,000 आवेदन प्राप्त हुए। विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि 13,000 से अधिक आवेदनों का सत्यापन किया गया है। राज्य शिक्षा बोर्डों से बड़ी संख्या में छात्रों के कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त करने की प्रवृत्ति के जवाब में DU ने कट ऑफ अंकों की गणना में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत पढ़ाए जाने वाले विषयों के समकक्ष अन्य राज्य बोर्डों के विषयों को शामिल करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कई उम्मीदवारों ने शिकायत कॉलेज बिना ठोस कारण के आवेदनों को स्वीकार कर रहे हैं या रोक रहे हैं। DU के एक अधिकारी ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा गठित एक तुल्यता समिति ने यह तय करने की एक बैठक की राज्य बोर्डों के कौन विषय CBSE विषयों के बराबर होंगे और क्या कट ऑफ पर पहुंचने के सर्वश्रेष्ठ 4 विषयों की गणना करते समय उन्हें शामिल किया जा सकता है। अधिकारी ने कहा कि कई अनुरोध किए जाने के बाद इन दिशा निर्देशों को कॉलेजों के साथ साझा किया गया है कि क्या राज्य बोर्डों द्वारा पेश किए जाने वाले विषयों को शामिल किया जा सकता है, लेकिन CBSE द्वारा नहीं। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि DU सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले छात्रों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है और यह शर्म की बात है कि आवेदकों को उनके बोर्ड के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है IISc मेडिकल कोर्सेज फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। तो चलिए देखते हैं। IISc मेडिकल कोर्स अगले साल से। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु ने बुधवार को घोषणा की कि अगले साल से वह चिकित्सा पाठ्यक्रम शुरू करेगा। वस्तुतः आयोजित दीक्षांत समारोह में IISc के निदेशक गोविंदन रंगराजन ने कहा कि भले ही हमें भारतीय विज्ञान संस्थान कहा जाता है, शुरू से ही हमारे पास विज्ञान और इंजीनियरिंग दोनों का समान रूप से प्रतिनिधित्व रहा है। 12 साल पहले बहुत सारे अंतः विषय विभाग भी बनाए गए थे। अब अगले साल से हम एक और बदलाव की योजना बना रहे हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग में लगभग 100 वर्षों की उत्कृष्टता के बाद हम परिसर में एक स्नातकोत्तर मेडिकल स्कूल शुरू करने की योजना बना रहे हैं। ऑनलाइन समारोह के दौरान 110 छात्रों को पदक से सम्मानित किया गया, जब 1,832 PhD और मास्टर छात्रों और 204 स्नातक छात्रों ने अपनी डिग्री प्राप्त की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी दुनिया को चला रहे हैं। व्यापार और वाणिज्य, ज्ञान और प्रौद्योगिकी परिवर्तन का ही परिणाम। कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंधक निदेशक और CEO उदय कोटक कहा, जो दीक्षांत समारोह मुख्य थे। विज्ञान का अध्ययन न करने की बताते हुए जो उस समय की मनोदशा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वाणिज्य, वित्त और अर्थशास्त्र पर अत्यधिक जोर दिया गया था, यह पूरी तरह बदल गया है। विज्ञान के परिवर्तन गति मन को झकझोर देने वाली है। विज्ञान और गणित के मूल सिद्धांत हम कौन हैं के मूल हैं। बाहरी दुनिया की वास्तविकता के होना और इसे मानव उपभोग के लिए उपयोग करना इस बारे में सोचने का तरीका है, उन्होंने कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब स्थिति को देखने के 3 तरीके हैं: नया सामान्य, अगला सामान्य और कभी सामान्य नहीं। हमें सामान्य स्थिति की अवधारणा को भूलना होगा। दुनिया बदलती रहेगी। छात्र इससे कैसे निपटेंगे, यह आपने जो सीखा है उसके मूल सिद्धांतों की सच्ची परीक्षा है। उन्होंने कहा कि AI और ML के लिए आमदनी और मशीन के बीच की लड़ाई में दोनों जीत सकते हैं। मशीन लर्निंग भी मानव मस्तिष्क से आ रही है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण सबक है कि बदलने के लिए कोई अंतिम नहीं है। सबसे अच्छा एक अल्पविराम है। इस प्रतिमान को बदलने की निरंतरता से संस्थान जूझेंगे, उन्होंने ऐसा कहा। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है
तेलंगाना विड्रॉज लिया इन एसी ऑन कृष्णा वाटर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। तेलंगाना ने कृष्णा जल पर एसी में याचिका वापस ली। तेलंगाना ने 6 अक्टूबर को केंद्र द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर कृष्णा नदी के पानी के समान बंटवारे के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका वापस ले ली कि वह इस मुद्दे को हल करने के लिए एक न्यायाधिकरण के गठन पर विचार करेगा। तेलंगाना के न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश हुए एक आवेदन में केंद्रीय मंत्री ने एक बैठक में कहा कि यदि राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय से अपना मामला वापस ले लिया तो केंद्र इंटर के तहत एक न्यायाधिकरण बनाने पर सकारात्मक विचार करेगा। राज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956 आवश्यक कानूनी राय लेने के बाद कृष्णा नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर एक नया न्यायाधिकरण बनाने से पहले कानूनी राय लेना आवश्यक था, क्योंकि कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण पहले से ही अंतर राज्यों के मुद्दे को जब्त कर चुका था। तेलंगाना सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करने आया था कि उसे पानी के समान आवंटन से अन्यायपूर्ण तरीके से कार्य कर दिया गया था। इसने केंद्र और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के सभी तटीय राज्यों को प्रतिवादी बनाया था। तेलंगाना ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की थी कि उसने 2014 में केंद्र को पत्र लिखा था कि इस मुद्दे पर फैसला सुनाने के लिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाए। जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, तेलंगाना ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने एक बैठक के दौरान ट्रिब्यूनल के गठन पर विचार करने का प्रस्ताव रखा, बशर्ते राज्य अपना मामला वापस ले ले। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है गवर्नमेंट आस्क्ड टॉप कोर्ट टू सेट कोटा नॉर्म फॉर प्रमोशन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सर पदोन्नति के लिए कोटा मानदंड निर्धारित करने के लिए शीर्ष अदालत ने कहा। सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आजादी के 75 साल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को समाज के अगड़े वर्गों के बराबर नहीं ला पाए हैं। न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य के लिए ग्रुप ए श्रेणी की नौकरियों तक पहुंचना कठिन था। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि शीर्ष अदालत शीर्ष नौकरियों में रिक्त पदों को भरने के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के लिए आधार तैयार करे। बेंच ने अपने सामने दाखिल रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि ग्रुप ए की नौकरियों में SC/ST वर्ग का प्रतिनिधित्व कम था। कोर्ट ने कहा कि ग्रुप ए रैंक में स्थिति में सुधार करने के बजाय ग्रुप बी और सी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं। यह उचित नहीं था, यह टिप्पणी की। हम देख रहे हैं कि ग्रुप ए में प्रतिनिधित्व कम है, इसलिए समूह ए में प्रतिनिधित्व में सुधार करने के बजाय आप समूह बी और सी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर रहे हैं। यह उचित नहीं है। यह सरकार का तर्क है। जस्टिस संजीव खन्ना और BR गवई सहित बेंच ने कहा। श्री वेणुगोपाल सहमत थे कि यह जीवन का तथ्य था। हम 75 वर्षों के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अगली कक्षाओं के समान योग्यता के स्तर पर लाने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। SC और SC के लिए उच्च पद प्राप्त करना अधिक कठिन है, जो कि ग्रुप A या B में है। कानून अधिकारी ने कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रिक्तियों को भरने के लिए ठोस आधार देने का समय आ गया है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दिया गया है, तो आप वहां से जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगली न्यूज का टाइटल कैबिनेट अप्रूव्स फेस्टिवल बोनस फॉर रेलवे एम्प्लॉयज। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। कैबिनेट ने रेल कर्मचारियों के लिए त्योहारी बोनस को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस PLB को मंजूरी दे दी, जिसका अनुमानित वित्तीय प्रभाव 1984.73 करोड़ है। इस फैसले से करीब 11.56 लाख
अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकार ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी पात्र अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों, आरपीएफ, आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने कहा कि पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को पीएलबी के भुगतान के लिए निर्धारित वेतन गणना की 7,000 रुपए प्रति माह है। प्रति पात्र कर्मचारी देय अधिकतम राशि 78 दिनों के लिए 17,951 रुपए है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है यूपी टॉप्स लिस्ट ऑफ स्टेट एमिटिंग फाइन पार्टिकुलेट मैटर स्टडी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सूक्ष्म कण उत्सर्जित करने वाले राज्यों की सूची में यूपी शीर्ष पर। अध्ययन ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद CEEW के एक विश्लेषण के अनुसार उत्तर प्रदेश PM 2.5 का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, जो स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक माना जाता है। काउंसिल एक शोध निकाय ने 5 सबसे विश्वसनीय डेटा स्रोतों, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय को देखा, जिन्होंने भारत में वायु प्रदूषण की मात्रा और स्रोतों को ट्रैक किया और मापा है। यूपी से उच्च उत्सर्जन बड़े पैमाने पर घरों में ठोस ईंधन के उपयोग से PM 2.5 उत्सर्जन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के कारण था और भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के कारण इस प्रकार के ईंधन पर निर्भर घरों का अनुपात अधिक था। महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान भी शीर्ष प्रदूषकों की सूची में शामिल हैं, लेकिन 5 स्रोतों द्वारा अलग अलग स्थान दिए गए हैं। सभी स्रोतों से सूची में सबसे ऊपर केवल उत्तर प्रदेश है। उपयोग किए गए 5 डेटा स्रोत हैं ग्लोबल एटमॉस्फेरिक रिसर्च एडगर के लिए उत्सर्जन डेटाबेस, यूरोपीय आयोग के संयुक्त अनुसंधान केंद्र द्वारा अनुरक्षित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अप्लाइड सिस्टम एनालिसिस द्वारा अनुरक्षित अल्पकालिक प्रदूषकों के जलवायु और वायु गुणवत्ता प्रभावों का मूल्यांकन, एशिया में क्षेत्रीय उत्सर्जन सूची, राष्ट्रीय पर्यावरण अध्ययन संस्थान जापान द्वारा अनुरक्षित, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे द्वारा अनुरक्षित विशिष्ट बहुप्रदूषक जनरेटर और द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए गए भारत के लिए स्थानिक रूप से हल किए गए प्रदूषण उत्सर्जन सूची। इन स्रोतों के उत्सर्जन के साथ साथ प्रदूषकों को भी ट्रैक करने की अवधि में अंतर है, लेकिन अधिकांश महत्वपूर्ण लोगों को ट्रैक करते हैं। PM 2.5, PM 10, NOx, नाइट्रस ऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नसरी अमोनिया, NMVOC, गैर मीथेन वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। CEEW विश्लेषण में विभिन्न स्रोतों के अनुमानों में महत्वपूर्ण भिन्नता पाई जाती है, जो कि पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 और PM 10, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NOx, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 100% तक जा सके। आवासीय PM 2.5 दर्जन में समग्र भिन्नता 25% से कम थी। हालांकि SMOG का आवासीय PM 2.5 दर्जन अनुमान टेरी द्वारा अनुमानित अनुमान से लगभग 50% अधिक है। विविधता के सीमा के कारण परिषद ने कहा कि भारत को बेसलाइन उत्सर्जन की एक व्यापक सूची विकसित और बनाए रखना चाहिए। भारत में एक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु अभियान NCAP है, जिसका लक्ष्य 2024 तक 122 सबसे प्रदूषित शहरों में प्रदूषण को कम करना है। 2024 तक कणों की एकाग्रता में 20 से 30% की कमी के NCAP लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें आवश्यक उत्सर्जन में कमी का अनुमान लगाने की आवश्यकता है। इन कटौती का अनुमान तभी संभव होगा जब हमारे पास भारत के लिए एक आधिकारिक प्रतिनिधि उत्सर्जन सूची होगी। तनुश्री गांगुली, प्रोग्राम लीड EW और अध्ययन के प्रमुख लेखक, कहा। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है SC asks firecrackers makers why they stock barium despite ban। चलिए इसे पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा निर्माताओं से पूछा, प्रतिबंध के बावजूद बेरियम का स्टॉक क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आश्चर्य जताया कि अदालत द्वारा पटाखों में इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी पटाखा निर्माताओं ने भारी मात्रा में जहरीले बेरियम रसायनों का स्टॉक क्यों जारी रखा। क्या आपने निर्माताओं का जवाब देखा है? वे जो कहते हैं वह बहुत हैरान करने वाला है। उनका कहना है कि भारी मात्रा में खरीदे गए बेरियम को गोदाम में रखा जाना था। यह पटाखों के निर्माण के लिए नहीं था। उन्हें गोदाम में क्यों रखा है? जस्टिस MR शाह की अगुवाई वाली बेंच ने पूछा। अदालत ने टिप्पणी की कि वह निर्माताओं से रसायन
रसायनों को जब्त करने का आदेश भी दे सकती है। अदालत पटाखों में बेरियम और अन्य रसायनों के उपयोग पर 2018 के सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के निरंतर उल्लंघन के बारे में दिल्ली के छात्र अर्जुन गोपाल सहित याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने कहा कि शोर समारोह संयुक्त पटाखों से भरा हुआ है, भले ही इसे प्रतिबंधित कर दिया गया हो। 29 सितंबर को अदालत ने तमिलनाडु सहित पटाखा उद्योग में सीबीआई द्वारा सौंपी गई एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का हवाला दिया था, जिसमें उत्पादों में जहरीले अवयवों के उपयोग पर शीर्ष अदालत के प्रतिबंध का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ था। अदालत ने चेन्नई में सीबीआई के संयुक्त निदेशक को मार्च 2020 में एक आदेश में विस्तृत जांच करने का आदेश दिया था। एजेंसी ने सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में रिपोर्ट में दाखिल की थी। अदालत ने कहा कि एजेंसी की रिपोर्ट से पता चला है कि तैयार और अर्ध निर्मित पटाखों और कच्चे माल के नमूनों पर रासायनिक विश्लेषण से बेरियम सामग्री का पता चला है। कोर्ट ने कहा था कि बेरियम की ढीली मात्रा बाजार से खरीदी गई थी। अदालत ने कहा कि हम दूसरों की जान कीमत पर जश्न नहीं मना सकते हैं। अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। इस न्यूज का टाइटल है मेनी आइटम्स इन ई ऑक्शन फाइंड नो टेकर्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ई नीलामी में कई वस्तुओं को कोई खरीदार नहीं मिला। ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु के बैडमिंटन रैकेट की कीमत 80 लाख रुपए से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेंटिंग तक संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ 3.5 रुपए की कीमत श्री मोदी को दिए गए उपहारों में से कम 162 आइटम जो नीलामी में हैं। दूसरे दिन बोली लगाने के लिए कोई बोली नहीं मिली। बुधवार शाम तक 1348 वस्तुओं की नीलामी में से कुछ विशेष वस्तुओं के लिए कोई खरीदार नहीं मिला, जिसमें कुछ ओलंपिक गियर भी शामिल थे जो प्रधानमंत्री को उपहार में दिए गए थे। संस्कृति मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सोमवार सुबह तक 1083 वस्तुओं की बोली लगाई जा चुकी थी। वेबसाइट पर शून्य बोली वाले आइटम की खोज में बुधवार शाम 6 बजे तक 162 आइटम दिखे। भारत टोक्यो 2020 दल द्वारा हस्ताक्षरित एक सफेद स्टॉल कांस्य पदक विजेता लवलीन बोरोगहन ने मुक्केबाजी दस्ताने और हॉकी स्टिक पुरुषों और महिलाओं की हॉकी टीमों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए आइटम अभी तक आइटम में शामिल थे। किसी भी बोली में कई स्टॉल और तस्वीरें जिनमें एक मिस्टर मोदी और उनकी मां भी शामिल हैं को भी अभी तक कोई लेने वाला नहीं मिला है। हालांकि इनमें से कई वस्तुओं को 17 सितंबर से शुरू हुई ई नीलामी के पहले सप्ताह के दौरान कई करोड़ रुपए की बोली मिली थी। श्री मोदी का जन्मदिन, लेकिन उन्हें कपटी पाया गया और हटा दिया गया, एक अन्य अधिकारी ने कहा। इस बीच स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा द्वारा इस्तेमाल किए गए भाले को 2 मूलियां मिली, जिनकी कीमत बुधवार शाम को 1 करोड़ रुपए के आधार से 1,50,00,000 हो गई। श्री मोदी को दिए गए उपहारों की यह तीसरी ऐसी नीलामी थी और बोली गुरुवार शाम तक चलने वाली थी। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार नीलामी होने से प्राप्त होने वाली राशि नमामि गंगे मिशन में जाएगी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। इसका टाइटल है कैबिनेट क्लियर्स 4,445 करोड़ रुपीज टेक्सटाइल पार्क। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। कैबिनेट ने 4,445 करोड़ रुपए को मंजूरी कपड़ा पार्क के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 4,445 करोड़ के परिव्यय से 7 मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मेगा पार्क योजना में ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड परियोजनाएं शामिल होंगी जो 5 वर्षों में फैली हुई हैं। पार्कों को केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले एक विशेष प्रयोजन वाहन एसपीवी द्वारा विकसित किया जाएगा। इसे 2 तरह का समर्थन मिलेगा। विकास पूंजी सहायता बुनियादी ढांचे को विकसित करने में मदद करने के उद्देश्य से परियोजना लागत का 30% ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपए और ब्राउन फील्ड परियोजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपए की सीमा के साथ निधि देगा। एक अलग प्रतिस्पर्धात्मकता प्रोत्साहन सहायता प्रति पार्क 300 करोड़ रुपए तक सीमित होगी। कपड़ा सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह ने द हिंदू को बताया कि तमिलनाडु, तेलंगाना और गुजरात सहित 10 राज्यों ने पहले ही रुचि दिखाई है। सबसे सस्ती भूमि न्यूनतम 1,000 करोड़ रुपए की चिन्हित और भार मुक्त भूमि और पर्याप्त बिजली
जैसे पानी जैसी सुविधाओं की पेशकश करने वाले राज्यों का चयन पारदर्शी चुनौती मार्ग के माध्यम से किया जाएगा। एसपीवी एक निर्दिष्ट अवधि के लिए पार्क की स्थापना और रख रखाव के लिए एक मास्टर डेवलपर का चयन करेगा। पार्क के क्षेत्र में 50% विनिर्माण गतिविधि के लिए, 20% उपयोगिताओं के लिए और 10% वाणिज्यिक विकास के लिए अलग रखा जाएगा। पार्कों से 7 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने और लगभग 14 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने की है। श्री सिंह ने कहा कि पार्कों में उद्योगों में 4 श्रेणियां शामिल होंगी। 300 करोड़ रुपए या उससे अधिक का निवेश करने वाली इकाइयां, 100 से 300 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली इकाइयां और 100 करोड़ रुपए से कम के निवेशक और किराएदार इकाइयां के साथ ही समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक राइजेज 2 to 3% इन सितंबर फ्रॉम अगस्त से इकरा। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। घरेलू हवाई यात्री यातायात अगस्त से सितंबर में 2 से 3% बढ़ जाता है, इकरा कहते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा ने बुधवार को कहा कि भारत का घरेलू हवाई यात्री यातायात सितंबर में 2 से प्रतिशत बढ़कर लगभग 69 लाख हो गया, जबकि अगस्त में यह लगभग 67 लाख था। जब साल दर साल की तुलना की जाती है तो सितंबर 2020 में समीक्षाधीन महीने में हवाई यात्री यातायात वृद्धि लगभग 74% रही। एयरलाइंस ने सितंबर में लगभग 61,100 प्रस्थान देखा, जबकि 2020 के समान महीने में 39,628 तुलना में इसने कहा क्रमिक आधार पर जाने वाले महीने में प्रस्थान की संख्या लगभग 6% अधिक थी, जैसा कि कोविड-19 संक्रमणों ने प्रदर्शित किया। सितंबर के दौरान प्रति उड़ान यात्रियों की संख्या 113 थी, जबकि अगस्त में प्रति उड़ान औसत 117 यात्री थे। इकरा ने कहा कि विमानन टरबाइन ईंधन एटीएफ की कीमतों में अक्टूबर 2021 तक सालाना आधार पर 78.6% की तेज वृद्धि देखी गई है। यह विमान बेड़े की कम क्षमता के उपयोग के साथ वित्तीय वर्ष 2022 में भारतीय वाहक के वित्तीय प्रदर्शन पर आधार डालता रहेगा। इसके अलावा अधिकांश भारतीय वाहकों की क्रेडिट प्रोफाइल को कमजोर तरलता की स्थिति विशेषता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है 3F ऑयल पाम टू इन्वेस्ट 1750 करोड़ रुपीज इन 2NE स्टेट्स। चलिए इसे पढ़ते हैं। 3F पाम ऑयल 1750 करोड़ रुपए का निवेश करेगा 2 पूर्वोत्तर राज्यों। इंटीग्रेटेड पाम ऑयल डेवलपमेंट फर्म 3F ऑयल पाम ने असम और अरुणाचल प्रदेश में ऑयल पाम की खेती में 1750 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। केंद्र द्वारा खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम NMEO-OP की घोषणा की पृष्ठभूमि में उत्तर पूर्व के लिए विस्तार योजनाओं की रूपरेखा तैयार करते हुए इसने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में खेती का क्षेत्र 5 वर्षों में 2000 हेक्टेयर से बढ़कर 32,000 हेक्टेयर हो जाएगा। इसी अवधि में यह 750 करोड़ रुपए तक का निवेश करेगा और खेती की भूमि को बढ़ाकर 3000 नौकरियां पैदा करेगा। असम में 30,000 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि जोड़ने और 1000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 2000 लोगों को रोजगार प्रदान करने की योजना है। नतीजतन दोनों राज्यों में खेती के तहत तेल पाम ऑयल क्षेत्र अगले 5 वर्षों में लगभग 21 गुना बढ़कर 62,000 हेक्टेयर हो जाएगा। MD और CEO संजय गोयनका ने कहा कि हम अधिक राज्यों में परिचालन का विस्तार करने के लिए तैयार हैं, जो एक नेतृत्व की स्थिति बनाए रखने के लिए पाम तेल की खेती में अपार संभावनाएं प्रदान करते हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। इस न्यूज का टाइटल है IOC टू सेट अप 3200 करोड़ R&D यूनिट राम कुमार। चलिए इसे पढ़ते हैं। IOC 3200 करोड़ की स्थापना करेगी R&D यूनिट राम कुमार। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOC हरियाणा के फरीदाबाद में 3200 करोड़ रुपए के निवेश से एक नया अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित करेगा, एक शीर्ष अधिकारी ने कहा। योजना और व्यवसाय विकास के अनुसंधान एवं विकास निदेशक SSV राम कुमार ने कहा कि केंद्र 2023 तक तैयार हो जाएगा। इसमें उत्कृष्टता के 5 केंद्र भी होंगे। इसके साथ कुल अनुसंधान और विकास कर्मचारियों की संख्या 2 गुनी होकर
1000 हो जाएगी। केंद्र अक्षय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करेगा। उन्होंने कहा कि IOC की प्रमुख इंडमैक्स टेक्नोलॉजी को सर्बिया के पेंसोवो रिफाइनरी में अपने पहले विदेशी ग्राहक नाफना इंडस्ट्रीजा श्रीविजय NIS को सफलतापूर्वक लाइसेंस दिया गया था, जिससे किसी भी PSU का रिफाइनिंग प्रौद्योगिकी निर्यातक बनने का इतिहास बन गया। इस तकनीक को लाइसेंस देने के लिए अब एशिया प्रशांत में 6 और रिफाइनरियों के साथ चर्चा चल रही है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है मूडीज रेजेस आउटलुक फॉर 18 फर्म्स बैंक। चलिए इसे पढ़ते हैं। मूडीज ने 18 फर्मों बैंकों के लिए आउटलुक बढ़ाया। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने बुधवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, SBI और एक्सिस बैंक सहित 18 भारतीय कॉर्पोरेट और बैंकों के लिए रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर कर दिया। यह है US आधारित रेटिंग एजेंसी द्वारा भारत के सॉवरेन रेटिंग आउटलुक में मंगल को नकारात्मक से स्थिर में अपग्रेड करने के बाद है। एजेंसी ने Baa3 पर सॉवरेन रेटिंग की पुष्टि की थी। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है गुड ग्लैम बाइज द मॉम कंपनी फॉर 500 करोड़ रुपीज। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। गुड ग्लैम ने द मॉम्स कंपनी को 500 करोड़ रुपए में खरीदा। द गुड ग्लैम ग्रुप ने बुधवार को कहा कि उसने डायरेक्ट टू कंज्यूमर D2C मदर एंड बेबी प्रोडक्ट्स ब्रांड द मॉम्स कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। हालांकि कंपनी ने सौदे के वित्तीय विवरण का खुलासा नहीं किया है। एक सूत्र ने द हिंदू को बताया कि इसका मूल्य लेन देन 500 करोड़ रुपए था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है फेसबुक ब्लेम्स आउटेज ऑन एरर ड्यूरिंग मेंटेनेंस। चलिए इसे पढ़ते हैं। रखरखाव के दौरान त्रुटि के लिए फेसबुक ने आउटेज को जिम्मेदार ठहराया। कंपनी ने कहा कि वैश्विक आउटेज ने फेसबुक और उसके अन्य प्लेटफॉर्म को घंटों तक ऑफलाइन रखा। यह नियमित रखरखाव के दौरान एक त्रुटि के कारण हुआ। फेसबुक के इंफ्रास्ट्रक्चर के उपाध्यक्ष संतोष जनार्दन ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का अंधेरा दुर्भावनापूर्ण गतिविधि के कारण नहीं, बल्कि हमारी अपनी बनाई हुई त्रुटि के कारण था। समस्या तब हुई जब इंजीनियर फेसबुक के वैश्विक बैकबोन नेटवर्क पर दिन प्रतिदिन काम कर रहे थे। कंप्यूटर, राउटर और सॉफ्टवेयर दुनिया भर में इसके डेटा केंद्रों के साथ साथ उन्हें जोड़ने वाले फाइबर ऑप्टिक केबल के साथ साथ। श्री जनार्दन ने कहा कि इन नियमित रखरखाव नौकरियों में से एक के दौरान वैश्विक ऋण की क्षमता की उपलब्धता का आकलन करने के इरादे से एक आदेश जारी किया गया था, जिसने अनजाने में सभी कनेक्शनों को नीचे ले लिया। उस परिवर्तन ने एक दूसरी समस्या को भी जन्म दिया, जिसने फेसबुक के सर्वर तक पहुंचना असंभव बना दिया, भले ही वे चालू थे। श्री जनार्दन ने कहा कि इंजीनियरों ने साइट पर समस्या को ठीक करने के लिए हाथापाई की, लेकिन सुरक्षा की अतिरिक्त परतों के कारण इसमें समय लगा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है आसियान में मीट शन म्यांमार जुंटा चीफ। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। आसियान बैठक से दूर हो सकते हैं म्यांमार के जुंटा प्रमुख। एक क्षेत्रीय दूत ने बुधवार को कहा कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश इस महीने के अंत में एक शिखर सम्मेलन में म्यांमार के जुटा के प्रमुख को आमंत्रित नहीं करने पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि संघर्षग्रस्त देश में शांति बहाल करने के लिए एक सहमत रोड मैप पर प्रगति की कमी है। अप्रैल में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के साथ सहमत 5 सूत्री योजना पर जुंटा की निष्क्रियता पीछे हटने के समान थी। म्यांमार में ब्लॉक के विशेष दूत एरिवान यूसुफ ने एक समाचार सम्मेलन में बताया, म्यांमार सैन्य प्रमुख मिन आंग हलिंग के नेतृत्व में 1 फरवरी के तख्ता पलट के बाद से उथल पुथल में है, जिसने एक दशक के अस्थायी लोकतंत्र को समाप्त कर दिया और सैन्य शासन वापसी ने देश और विदेश में आक्रोश पैदा कर दिया। आसियान अध्यक्ष ब्रुनेई के दूसरे विदेश मंत्री श्री एरिवान ने कहा कि मलेशिया और अन्य सदस्य देशों द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद 26 से 28 अक्टूबर को वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जुंटा को आमंत्रित नहीं करने के बारे में चर्चा तेजी से थी। आज तक 5 सूत्री सर्वसम्मति के कार्यान्वयन पर कोई प्रगति नहीं हुई है और इसने एक चिंता पैदा कर दी है, श्री एरिवान ने कहा। म्यांमार के जुंटा के प्रवक्ता जॉ मिंटुन ने कॉल का जवाब नहीं दिया। पिछले हफ्ते उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि म्यांमार देश की संप्रभुता से समझौता किए बिना आसियान के साथ
साथ सहयोग कर रहा है। इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त हो जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं आज के समाचारों के सबसे अंतिम पड़ाव पर, जो कि है डेटा पॉइंट। इस डेटा पॉइंट का टाइटल है पोल स्पेंडिंग। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। यहाँ पर चुनाव में हुए खर्चों को प्रदर्शित किया गया है, जहाँ पर लिखा गया है कि 2021 के राज्य चुनाव में 265 करोड़ से अधिक रुपए खर्च हुए थे, जो मुख्यतः डीएमके और तृणमूल कांग्रेस एआईटीसी ने खर्च थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक सभी पार्टियों ने जितने पैसे खर्च किए थे, उसमें से सबसे ज्यादा 99.5% पैसे एआईएडीएमके ने खर्च किए थे। डीएमके और एआईसीटीसी अपने पार्टी प्रोपेगेंडा और कैंडिडेट्स पे होने वाले खर्चों को आधा आधा बांट लिए थे। और इसके साथ ही जो यहाँ सबसे पहला ग्राफ है, उस ग्राफ में ये रिप्रेजेंट किया गया है कि एक कैंडिडेट के पीछे, या यूं समझ लें कि एक सीट के पीछे लाखों में और करोड़ों में वे अलग अलग पार्टियों जैसे एआईएडीएमके, सीपीआई, आईएनसी, डीएमके, एआईटीसी ने कितने कितने धनराशि खर्च की है। इसके साथ ही यहाँ पर अलग अलग पार्टियों ने इलेक्शन में कुल कितना खर्च किया गया है, वो दूसरे नंबर वाले चार्ट में दिखाया गया है। इसके साथ ही अगले चार्ट में ये प्रदर्शित किया गया है कि विभिन्न क्षेत्रीय दल जैसे आईएनसी, डीएमके, एआईडीएमके, इन सभी पार्टियों ने कितना यात्रा पे खर्च किया, मीडिया प्रचार में कितना खर्च किया, मीटिंग में या पब्लिक पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स में, इन सब में अलग अलग कितना खर्च किया है। और सबसे अंतिम चार्ट में एआईएडीएमके और डीएमके के 2016 और 2021 के चुनाव में अलग अलग खर्चों को प्रदर्शित किया गया है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले करके इसे ध्यान से पढ़ने और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। आज के समाचारों के यहीं पर समाप्त। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करते हुए शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर, ताकि आने वाली वीडियो आप टाइम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।